चलो. Justice Mahadev Govind Ranade has explained the background of the rise of Maratha Empire. इन्हें न्यायमूर्ति रानडे के नाम से जाना जाता था. उस समय में एक बात चलती थी, विधवा का जो होता था पुनर्विवाह नहीं किया जाता था. यानी एक बार पहले तो क्या था कि सती की प्रथा चलती थी, तो जैसे तैसे सती की प्रथा बंद करवाई. किसने? कौन? हाँ? उसने बंद करवाई. क्या कुछ भी बोल देते हो. राजा राम मोहन रॉय नहीं गया था. उसके बाद केशवपन जैसी प्रथा बंद हुई. केशवपन का मतलब होता है कि जो विधवा महिला होती थी उसके बाल हटा दिए जाते थे, टकला कर देते थे उसको पूरा. तो वो प्रथा बंद करवाई. फिर एक धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, थोड़ा सा कह सकते कि थोड़ी सी चीज़ें समझ में आने लगी, थोड़ा एडवांस तरीके से रहने लगे, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ गया. तो एक नया बदलाव ये आया कि जो विधवा महिला है उसका पुनर्विवाह कर सकते हैं. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मैरिड द वीडो वुमेन, है ना. ये न्यायमूर्ति रानडे पहले आदमी थे भारत के जिन्होंने किसी विधवा महिला से विवाह किया. क्योंकि उस समय सब बोलते तो थे कि विधवा से महिला से विवाह कर सकते हैं, लेकिन करते कोई नहीं थे, बस कहने की बात थी. तो इन्होंने ये बात साबित कर दी कि विधवा महिला से विवाह करने से कोई अघटित नहीं होता. पहले के लोग ऐसे चीज़ें सोचते थे कि कोई बुरा घटित हो जाएगा, या फिर बहुत सारी अंधश्रद्धाओं के साथ रहते थे. तो इसलिए इन्होंने ये प्रूफ किया करके कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है. ही वॉज द फर्स्ट वन. द राइज ऑफ मराठा पावर इनके बुक का नाम है. According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but the ground for it in Maharashtra on social, cultural and religious level was getting ready over a prolonged period. Rajwade is well known for his writings in Marathi. वी के राजवाड़े की हम बात करेंगे यहाँ पर. वी के राजवाड़े क्यों जाने जाते हैं? उन्होंने मराठी साहित्य में बहुत ज़्यादा लेखन किया हुआ है. फिर उसी के साथ साथ वो कहते हैं अलग अलग हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, इटिमोलॉजी, ग्रामर एक्सेट्रा, इन सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने राइटिंग्स की है. ही वॉज वन ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री. उनका ये हमेशा कहना रहा है कि हिस्ट्री हमें खुद लिखनी चाहिए. ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स. कितने वॉल्यूम्स की बुक्स लिखी उन्होंने? 22 वॉल्यूम्स. उस बुक का नाम था मराठ्यांचा इतिहासाची साधने. मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने. साधने यानी सोर्सेस. He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes. He stated, वो क्या कहते हैं देखिए, वो कहते हैं history is all inclusive image of the past societies. हिस्ट्री हमें पूर्व समाज की सारी घटनाओं का दर्शन कराता है, इमेजेस दिखाता है ना. And it does not include only the stories of the political images, conspiracies and wars of seizing power. He insisted that history should be written only using authentic documentary source. हिस्ट्री आपने तभी ही लिखनी चाहिए जब आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक सोर्स है. कहीं सुनी बातों पर हिस्ट्री हम नहीं लिख सकते. आगे कहता है कि द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस movement of the Indian people against the British. In this aspect, the book The Indian War of Independence 1857 इस बुक का नाम, और इसने लिखा था विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर. ठीक है. इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. स्वातंत्र्यवीर सावरकर भी कहा जाता था इनको. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू. As a result, attention to histories was drawn to the geographic conditions and history of the South Indian regions. वी के रजवाड़े के बारे में और क्या कहा है देखिए. Human history is defined by time and space. Human history is defined by time and space, describing any event necessities that the final portrayal should be spread on the complete canvas of the given time and place. Only if the balanced combination of these
फैक्टर्स, वो 3 फैक्टर है टाइम, स्पेस एंड पर्सनालिटीज इज प्रेजेंट, देन ओनली एन इवेंट डज क्वालिफाई टू बी कॉल्ड सो। अगर आपके पास ये सारी 3 ही चीज़ें अगर बैलेंस है, क्या है वो 3 चीज़ें? वो पर्सनालिटी, वो टाइम और वो स्पेस, तो आप हिस्ट्री को इजीली मेंशन कर सकते हो। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, आज़ादी के बाद हिस्टोरियोग्राफी कैसी रही, है ना? जैसे 9th स्टैंडर्ड में पोस्ट इंडिपेंडेंस आपने पढ़ा है, आफ्टर 1960s वाले चैप्टर्स है, देखो 9th स्टैंडर्ड के लिए क्या हुआ उस समय। Now along with the writing the dynastic histories, the cultural, social, economic histories are also being written. Scholars of the post-independence era begin to feel the need of writing histories of various communities. अलग अलग कम्युनिटी के बारे में histories आने लगी, फिर वो ट्राइबल हो या जो भी हो, ठीक है। सो साइंसेस, इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, cultural aspects, etc. The historiography of these era has been influenced by mainly 3 ideological schools से इसमें, पहला था मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरा है सबअल्टर्न हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज फेमिनिस्ट हिस्ट्री। वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले आता है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या है देखिए, द कंसर्न फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, किस बात का कंसर्न है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या कह सकते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन? क्या क्या तरीके हैं, मोड का मतलब क्या तरीके हैं, क्या पर्याय है, किस तरीके से मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वेयर द सेंटर ऑफ द राइटिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। क्या लगता है इनको देख के ये आधुनिक विचारों के हैं? ऑफ कोर्स, जो प्रोडक्शन की बात करता है, जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेगा, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करेगा, वो आधुनिक विचारों के मालूम पड़ते हैं या नहीं? दे आर थिंकिंग अबाउट द मॉडर्न एरा, राइट? क्या वो ये बात कर रहे हैं कि हम इस कल्चर को करके रहना है, विल फॉलो द ट्रेडिशंस, विल नॉट मूव अहेड एंड ऑल? नहीं, वो ये बात कर रहे हैं कि तरक्की कैसे हो सकती है, कोई प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इकोनॉमी को बैलेंस करने की बात चल रही है, ठीक है। देन according to the analysis of the impact of every social event of significance has remained the basic theme of the Marxist historiography. कोई भी चीज़ का social event का significance ये अपने theory को या फिर अपने Marxist theme को basic चीज़ मानते थे। Marxist historians in India studied the transitions within the caste system. सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि इंडिया में caste system कैसे चलता है। Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, उसमें सबसे पहले इंडिया के जो स्कॉलर्स थे उनका नाम है दामोदर धर्मानंद कोसंबी। बाद में आता है कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे, रामशरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल have contributed notably. कॉमरेड डांगे was one of the founder members of, किस चीज़ के फाउंडर थे? इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। डांगे वॉज अ फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। साथ ही साथ उन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, द बुक रिटन बाय हिम रिप्रेजेंट्स मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। सो दिस वाज अबाउट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। आई बात समझ में? ये किस बारे में बात करते हैं, कौन कौन लोग थे इसमें शामिल, किस तरह की बुक लिखी गई है, किससे इन्फ्लुएंस थे, क्या बातें करते थे। उसके बाद पढ़ेंगे सबअल्टर्न हिस्ट्री। सबअल्टर्न हिस्ट्री क्या कहता है देखो, द सीड्स ऑफ सबअल्टर्न हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इटसेल्फ। ये कहते हैं द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ द पीपल। सबअल्टर्न हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्ट्री कहाँ से शुरू होगी? सबसे निचले स्तर से। कहाँ से शुरू होगी? सबसे निचले स्तर से शुरू होगी। बॉटम मोस्ट रैंक कहा गया है ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। आई बात समझ में? ये सबअल्टर्न हिस्ट्री कह रही है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का अलग कहना है, सबअल्टर्न हिस्ट्री का कहना अलग है। सबअल्टर्न हिस्ट्री का कहना क्या है, क्या अलग है? जैसे कि उन्होंने क्या कहा, हिस्ट्री शुड बी रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम मोस्ट रैंक, सबसे निचले स्तर से शुरुआत होगी। इनफैक्ट सबअल्टर्न मीन्स बॉटम मोस्ट रैंक। सबअल्टर्न का मतलब ही क्या बनता है? बॉटम मोस्ट, सबसे निचला स्तर, यह है उसका मतलब बनता है। सो
The folklore has been considered as a very important source of writing subaltern history. Folklore को सबसे important माना गया इसमें, ठीक है. folklore क्या होता है by the way? हाँ, folklore, हाँ गाना. पहले ज़माने में किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी इवेंट को लेकर ऐसे गाए जाते थे ना गीत वगैरह. उसके बाद देखिए, Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule, Gulamgiri, Shudrati Shudra जैसे बुकों में लिखे थे, and Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर. अब बेटा हम बड़ी बात करते हैं कि जाति व्यवस्था ये वो, लेकिन जो निचले स्तर पर होते हैं ना, सबसे ज़्यादा भुगतना उन्हें पड़ा था. दे नो द फैक्ट कि जाति व्यवस्था का क्या परिणाम होता है. जो शूद्र हम जिन्हें कहते थे पहले ज़माने में, जो शूद्र माने जाते थे, उनको पता है कि उन्होंने उस समय जीवन कैसा काटा, कितनी मुश्किलों में जीते थे, है ना. कहानियाँ तो ये तक कहती है कि उन्हें थूकना अलाउड नहीं था, गले में मटका डालना पड़ता था थूकने के लिए. अपने पीछे जो है झाड़ू बांधते थे ताकि पैरों की मिट्टी पे निशान ना उठे, और अपन जब चले आगे तो झाड़ू से वो जो है अपने पैरों के निशान मिटाते चले जाए. इतना खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब पढ़ते थे तो स्कूल में, जैसे क्लासरूम है तो क्लासरूम से बाहर बिठाया जाता था उनको, है ना. क्लासरूम में पढ़ने की इजाज़त नहीं थी. द वन पर्सन हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके भरोसे पूरे देश चल रहा है, वो खुद बेचारा स्कूल क्लासरूम में बैठने के लिए अलाउड नहीं था. उसके कानून पे तुम देश चला रहे हो, है ना. कैसा फैक्ट है देखो ना. और ऐसा था कि जब मान लो कभी स्कूल में पानी पीने की ज़रूरत पड़ी तो स्कूल में जो मटके होते थे उससे पानी नहीं मिलता था, उन्हें पानी नहीं दिया जाता था. बाहर जहाँ पर जानवरों के लिए अलग से पानी रखा जाता था, वहाँ कहीं पर हाथ से पानी डालते थे और वहाँ पिलाया जाता था. What the nonsense is this? Can we can't even imagine the things. कि एक ज़माना ऐसा था, ये सोचने में भी हमें आजकल शर्म लगती है. पता है, हम ये तक नहीं सोच सकते कि इस तरह के मेंटालिटी के लोग हो सकते थे पहले ज़माने में, जो ये मानते थे कि किसी को अगर सब जैसे देख लिया सुबह सुबह किसी शूद्र जाति के व्यक्ति को तो आज दिन खराब जाएगा. हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है ही नहीं. किसी शूद्र का चेहरा देखने से अगर आपका दिन बिगड़ जाता है तो इसमें इंसानियत तो रही नहीं कहीं किसी चरम पर, है ना. वो भी इंसान है. किसी जाति में जन्म लेने से कोई ऊपर या नीचे नहीं चला जाता. जाति तो एक ही होती है, इंसानियत, और तो कोई जाति बनाई नहीं भगवान ने. लेकिन इंसान ने जो है इसे अलग अलग चीज़ों में बांट के रखा है. फिर उनका कहना है कि ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, इसके ये काम रहेंगे, है ना, इसके वो काम रहेंगे. क्षत्रिय का काम क्षत्रिय ही करेगा, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण ही करेगा. इस तरह के काम भी बांट दिए गए उस तरीके से. तो सबल्टन हिस्ट्री यही कहती है कि बॉटम मोस्ट रैंक से आप हिस्ट्री को स्टार्ट करो. ये सबल्टन हिस्ट्री का कहना है. महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक. जो शूद्र अतिशूद्र कम्युनिटी मानी जाती थी उनके बारे में महात्मा फुले ने अपने बुक में लिखा. उस बुक का नाम था गुलामगिरी. ठीक है, गुलामगिरी नावाचं होतं. आणि असंच बुक आंबेडकरांनी लिहिलेलं मूकनायक नावाचं. He drew attention to the exploitation of women, Shudra and Atishudra, and done under the name of the religion. The terms Shudra and Atishudra indicates the bottommost ranks in the caste system. The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India. However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. Dr. Baba Saheb Ambedkar, focusing on this fact consistently, wrote about it. Two of his books were Who Were the Shudras? कोण आहे शूद्र म्हणजे नेमकं आहेत तरी कोण? बुक का नाम था द अनटचेबल्स, ज्यांना अस्पृश्य मानलं जायचं. They cited as example of the history of subaltern type. फिर आता है फेमिनिस्ट हिस्ट्री.
है ना। और फेमिनिस्ट हिस्ट्री वही कि फीमेल्स के बारे में वही बात आएगी फिर जो उस समय नहीं राइट्स दिया जाते थे या फिर उनके राइट्स होकर भी उन्हें जो नहीं मिले उसकी बात करेंगे। Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. अभी तक आपने जो नाम पढ़े सारे मेल थे, फीमेल्स को ना एजुकेशन था, ना लिखने की आज़ादी, ना पढ़ने की आज़ादी, है ना। So, as a result, the role of achievements of women in history remain neglected. बराबर, झांसी की रानी ने जान दे दी लेकिन फिर भी उसको निगलेक्टेड किया गया। आज के ज़माने में हम मानते हैं की हाँ राणी झांसी, इग्नोर करना, न च्या बराबर काम मांडलं जाणं, अहिल्याबाई होळकर असेल, है ना। मग नंतर जेव्हा स्वातंत्र्याची वेळ आली कितीतरी राणींनी आपल्या जीवाचं प्राण केलंच ना, है ना। फिर वो कोई भी हो, जैसे माँ साहेब जिजाऊ हो या फिर वो झांसी की रानी हो या फिर वो सरोजिनी नायडू हो, है ना। कितनी ही ऐसे महिलाएं सामने आई। ये कहा है, highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writings of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. महिलाओं की हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। Among women authors writing about women in the 19th century, Common-Era Tarabai Shinde was the foremost one. She wrote attacking the male-dominated social system. इन्होंने पहली बार ये लिखा कि मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम्स के बारे में किसी ने तो बात छेड़ी और वो महिला थी ताराबाई शिंदे। Her book was स्त्री पुरुष तुलना। क्या बुक का नाम था उनकी? स्त्री पुरुष तुलना। And this book was published in 1882, is acknowledged as a first feminist book in India. इससे पहले किसी महिला ने बुक नहीं लिखी थी। आज हम कई महिलाओं को लेखक, लेखिका, कवि, कवयित्री के नाम पे जानते हैं, बराबर। उस समय कोई नहीं लिखता था। पहली बार ताराबाई शिंदे ने बुक लिखी स्त्री पुरुष तुलना नाम से। द बुक रिटन बाय पंडिता रमाबाई। किसकी बुक पर पब्लिश हुई उसके बाद? पंडिता रमाबाई। इनकी बुक थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। क्या था नाम? द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। आपको मैं एक ये बताती हूँ कि उस समय कास्ट को मानने का सिस्टम इतना ज़्यादा था बच्चे। तो एक हाई कास्ट हिंदू वुमेन को लेकर एक कहानी है। बात ऐसी है कि साउथ में पहले एक जो प्रथा होती थी, प्रथा ऐसी होती थी कि जो हाई कास्ट हिंदू वुमन है ना, दे कैन वेयर अ ब्लाउजेस, ओके। तो जो हाई कास्ट हिंदू वुमन है हु बिलोंग्स टू हाई कास्ट, हु बिलोंग्स टू हाई कास्ट, वो वुमन ब्लाउज पहन सकती है, साड़ी ड्रिप कर सकती है रेगुलर। लेकिन जो निचली जाति की महिला है वो ब्लाउजेस पहनना उन्हें अलाउड नहीं था। शी कैन ओनली ड्रेप द साड़ी। कैन यू इमेजिन? इसमें कास्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बेटा एक समय ऐसा था ना कि अगर किसी अस्पृश्य यानी कम जाति महिला ने अगर उस तरह के कपड़े, भरे पूरे कपड़े पहन लिए तो उसे टैक्स देना पड़ता था। दिस इज अ रियलिटी। यस, इसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था। हाँ, ब्रेस्ट टैक्स। तो अगर यानी कि महिलाएं उस तरह के हाई कास्ट वुमन की तरह कपड़े पहन लेती है तो उसे उसका टैक्स देना पड़ता था। तो एक महिला थी नांगेली नाम की, ये साउथ की कहानी है और ये सच्ची कहानी है। नांगेली नाम की एक महिला थी, वो मना कर देती है कि वो इस तरह का सिर्फ साड़ी ड्रेप नहीं करेगी, शील वेयर द होल ड्रेस। तो ये खबर राजा तक चली जाती है उस समय।
और राजा कहता है कि अगर उसने इस तरह के कपड़े पहने हैं, अस्पृश्य होकर भी वो उच्च जाति के कपड़े पहनती है, देखो अस्पृश्य होकर उच्च जाति के जैसे कपड़े पहनती है, तो उससे टैक्स वसूल लाओ। अब जो सैनिक होते हैं वो जाते हैं टैक्स लेने के लिए और उससे कहते हैं कि टैक्स दे दो, तो वो मना कर देती है। बेचारी पहले क्या करती थी, छुप छुप के पहनती थी ताकि कोई देख ना ले, लेकिन फिर पता चला कि ये हाई कास्ट वुमेंस की तरह पूरा वोर करती है, पूरा ड्रेस, शी वॉज द होल थिंग्स ना, ब्लाउज एंड ऑल। तो सब गांव में बात फैल गई एंड शी वॉज रिफ्यूज टू डू इट, मना करने लगे उससे। और जब बात आगे बढ़ी तो लोगों ने जाके बोला जाकर कि ये महिला इस तरह के कपड़े पहनती है, आप इससे कुछ क्यों नहीं कहते, ये अस्पृश्य है और ये उच्च जाति के कपड़े पहनती है। और फिर जब राजा ने जैसे सैनिक को भेजा, जाओ नंगेली से टैक्स वसूल कर लाओ, वो ऐसे कैसे कर सकती है, नियमों के खिलाफ है। तो वो गए, बेचारी बहुत गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उस 2 वक्त का खाना मुश्किल से जुटा पाती थी। और फिर जो है उसने टैक्स देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। शी सेड कि मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए कुछ भी। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना, तुमने रूल तोड़ा है तो मैं टैक्स देना पड़ेगा। शी वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अब क्या करें, कहाँ से दे टैक्स। तो वो राजा से या फिर वो सैनिकों से कहती है कि आपने क्यों ऐसे नियम रखे हैं, हमें भी अधिकार है, हमें भी अपनी इज्जत छुपाने का पूरा अधिकार है, हम भी अपने अधिकार से हक से रह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हम अस्पृश्य जन्म लिया है हमने तो हमें इस तरह के कपड़े पहनने होंगे। तो फिर जो है सैनिक इन बातों को बिल्कुल मानते नहीं और फिर वो टैक्स मांगने के लिए मजबूर करते थे। वो जो इतनी ब्रेव होती है महिला, वो केले के पत्ते पर अपने दोनों स्तन काट कर रख देती है, दोनों स्तन, ब्रेस्ट, है ना, काट कर केले के पत्ते पर रख देती है और इतना उसका ब्लड लॉस हो जाता है, वो मर जाती है। वो सैनिक वो केले का पत्ता जब वो उसके हाथ में रखती है, कहती ये लो टैक्स, तब तक तो मतलब वो होश गंवा बैठती है और वो सैनिक दंग हो जाते हैं ये सब देखकर। जब राजा को ये बात पता चलती है कि इस प्रकार की किसी की हत्या हुई है टैक्स के कारण, तब राजा इस नियम को बंद कर देता है। और आज भी साउथ में इस महिला के मंदिर बने हुए हैं। यस, केरला में रहती थी ये। आज भी कभी केरला में आप देखोगे तो इस महिला के मंदिर बांधे गए हैं और इसको एक देवी की तरह पूजा जाता है। तो इतना इसका सैक्रिफाइस रहा है। द ओनली थिंग, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। देखो, हम पढ़ते हैं एक सेंटेंस, लेकिन इसके पीछे जो होकर गया है ना, वो सच्चाई बड़ी डरावनी होती है, सुनने में कड़वी भी लगती है, लेकिन ये सच है। हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हम भी एक सोसाइटी के सिविलियन हैं, हमें पता तो चले कि इतिहास जो होकर गया है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने खून और जान गंवाई है इसके पीछे। एक एक अधिकार मिलाना मुश्किल होता था, एक एक अधिकार, है ना। ये ऐसे ही नहीं टॉपिक दे दिया, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, क्या ज़रूरत थी। चाललं होतं चूल आणि मूल, है ना, आपली चूल बरी, 2 भाकऱ्या सकाळी 2 भाकऱ्या संध्याकाळी खाऊन जगल्या होत्या ना। पण तरी का, अशा पण महिला होत्या ज्यांना रिवॉल्यूशन पाहिजे होतं, जिन्हें बदलाव चाहिए था, जिन्हें चाहिए था कि समाज में मेरी जान गई तो गई, लेकिन मेरी बात जो पीढ़ी आएगी कम से कम वो तो इज्जत की ज़िंदगी जिए। उसने तो गंवा दी अपनी ज़िंदगी, है ना, लेकिन वो ये तो कर गई कि उसके बाद आने वाली जितनी पीढ़ियाँ थी आज तक वो कम से कम इज्जत में तो रह रही है। तो इस तरह के रिवॉल्यूशनरी मोमेंट हुआ करते थे। And that's why the book was The High Caste Hindu Woman, which was written by Pandita Ramabai. Next, the feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace,
देयर राइट टू पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब ये जो बात है ना, ये लगभग इंडिपेंडेंस की बात की है। आजकल तो हर चीज़ है, जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है महिलाओं को और बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है गवर्नमेंट, और अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ में भी काम करते हैं तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती है, गवर्नमेंट का रूल है वैसे। The right to political equality, etc. among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book, Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History is of importance. It contains essays on the life stories of women like Pandita Ramabai, Dr. Lakhmabai, the first practicing lady doctor of India. आपने नाम सुना होगा आनंदीबाई जोशी का, फर्स्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया। लेकिन डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, ये इन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया और ये बहुत जल्दी मर गई। आनंदी जोशी के साथ ये हुआ था कि इन्होंने अपना बच्चा खोया था। तब से इन्होंने सोचा था कि ये एक डॉक्टर बनेगी और मेरे जैसे जितनी महिलाएं जो होती है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होती थी पहले ज़माने में, गायनेकोलॉजिस्ट समझते हो ना, जो प्रेग्नेंस महिलाओं की जो डिलीवरी करवाते, बच्चा पैदा करवाने में जो डॉक्टर्स होते हैं, इन्हें गायनेक कहते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, तो उस समय बहुत सारी ऐसी अगर कोई मुश्किल सिचुएशंस हो गई तो महिलाओं को सीधा मर जाना यही ऑप्शन होता था। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पंडिता रमाबाई की मैं बात कर रही थी, आनंदीबाई जोशी की बात कर रही थी। इनके बारे में ये था कि इन्होंने अपना बच्चा गंवाया जब ये प्रेगनेंसी के समय में, व्हेन शी वाज डिलीवरिंग अ बेबी, शी लॉस्ट इट। बहुत सदमे में थी बेचारी। फिर इन्होंने ये सोचा कि अपने पढ़ाई कंटिन्यू करेगी और डॉक्टर बनेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जब डॉक्टर बनी, लेकिन जब कार्य करने का समय आया, इन्हें टीबी जैसा भयंकर रोग हो गया। ट्यूबरकुलोसिस उस समय एक भयंकर रोग था। श्री रामानुजन के बारे में सुना है, ये भी उसी से मर गए थे। उस समय ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा होता था। बच्चा जन्मने के बाद उससे सबसे पहले बीसीजी का इंजेक्शन लगता है। ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए ही होता है, हाथ में लगता है, सबके हाथ में लगा है। बचपन में पैदा होने के बाद दूसरे या तीसरे दिन पहले ये इंजेक्शन दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है। दिस इंजेक्शन वर्क्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, है ना। पहले ज़माने में इंजेक्शन नहीं होते थे, फिर क्या करते थे, ऐसी गर्म करते थे तार या जिससे देना ना, उससे चमड़ी उधेड़ देते थे और उधर जो है दवाई डालते थे। हाँ, नहीं मालूम, सबको रहता निशान। छोटा दिया से मतलब छोटा सा फोड़ा बनता है तो कभी कभी निशान नहीं दिखता, लेकिन इंजेक्शन सबका लगता ही है। उसके बिना तो डॉक्टर आजकल घर नहीं छोड़ते बच्चे को, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये मर गई, लेकिन इन्हें देश का पहला डॉक्टर माना गया, महिला डॉक्टर। लेकिन शी वॉज नॉट अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। तो इस समय ये डॉक्टर बने ना, रुक्माबाई, इन्होंने आगे बहुत काम किया देश में, इसलिए इन्हें फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर कहा जाता है। आई बात समझ में, दोनों में फ़र्क है। और लॉट ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल अनफोल्डिंग। पंडिता रमाबाई के बारे में भी आपको पता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए आश्रम्स बनाए थे, और जो विधवा महिलाएं होती थी या फिर जो पीड़ित है, दुखी है, ऐसे महिलाओं को वो अपने पास रखती थी। उन्हें आश्रम के द्वारा कोई कामकाज देती थी ताकि वो अपना खुद पेट भर सके। व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र, डॉक्टर शर्मिला रेगे, इनके बारे में हमने 9th में भी पढ़ा है। वर्क इज noteworthy in this context. Her book, Writing Caste, Writing Gender, reading Dalit women's testimonies includes her essays on the autobiographies of Dalit women. Publication of Marathi Riyasat by Govind Sakharam Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to call him or address him Riyasatkar. He published several volumes of Maratha history. There have been a number of Indian historians who wrote about embracing a particular ideology, जिसमें थे हिस्टोरियंस जादूनाथ सरकार, सुरेंद्र नाथ सेन, रियासतकार सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर, and noteworthy. Recent time historians like
Yashwant Dinkar Phadke, Ramchandra Guha, etc. have contributed extensively to historiography of modern India. Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. It seems that some part of Indian historiography was also developed outside the influence of this movement. So, this was the chapter which we have done. ये समझ में आया? चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर ले फटाफट. अप्लाइड हिस्ट्री